हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हम पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा को सॉल्व कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पे 73 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 74 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध में से संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है ये कहा था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1799 में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता से खुश होकर दम्भ भरे शब्दों में लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। दातव्य की चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ मारा गया था तथा उसके साम्राज्य का अधिकांश भाग अंग्रेजों ने हथिया लिया था तथा शेष भाग पुराने राजवंश को सौंप दिया था। अगला है हमारा हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पीयर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी आपका महात्मा गांधी ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथकरघा उन्नयन आप हथकरघा से समझ सकते हैं, महात्मा गांधी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने 1925 ईस्वी में की थी। अगला हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? तो स्थायी बंदोबस्त के साथ जुड़े हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू स्तंभरारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जुड़ी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 ईस्वी में सर जॉन शोर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी थी, जो 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई थी। अगला हमारा किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो वो चार्टर एक्ट था आपका 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आप देख सकते हैं 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार को केवल चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर शेष को समाप्त कर दिया गया। तात्पर्य है कि इसी एक्ट के द्वारा शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था। अगला हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था और लॉर्ड हिल्टन के द्वारा इसको लगाया गया था। आप देख सकते हैं वायसराय लॉर्ड हिल्टन 1876 से 80 के समय में और 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। और लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी के समय 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया है। अगला आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना बम्बई में करते हैं 1875 में। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1875 ईस्वी में प्राचीन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर चलो तथा हिंदुओं के लिए भारत का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1829 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। तो 1829 शारदा अधिनियम लड़कियों के विवाह से संबंधित है और इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो 14 वर्ष की गई थी। ठीक है, और लड़कों के लिए 18 वर्ष। डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम द्वारा लड़कों की उम्र 18 वर्ष तथा लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला हमारा बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं। तो बंगाल में जो मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहने जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं अब्दुल लतीफ़। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ़ खां को माना जाता है
उनके द्वारा कलकत्ता में 1863 में स्थापित लिटरली सोसाइटी मुस्लिमों में सुधार का प्रथम प्रयास था। अगला है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युगों में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है। तो पुस्तक और लेखकों की बात करें तो इसमें तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, S.N. सेन 1857। ठीक है, आपका S.N. सेन का 57 से संबंधित नहीं है, जो 1857 का संबंध अशोक मेहता से है। B.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा, और अशोक मेहता सिविल रिवेलियन इन इंडियन यूनिटी, और सभी यहाँ पे सत्य हैं, फोर्थ दिया गया है, तो इसलिए तीसरा इसमें सॉरी S.N. सेन 1857 बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो सत्य नहीं है पूछा गया है, तो सॉरी यहाँ पे अशोक मेहता सिविल रिवेलियन इन इंडियन यूनिटी ये इससे संबंधित नहीं है, तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक को लिखा था, ना कि द सिविल रिवेलियन। अगला हमारा 1857 के विद्रोह को केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए, और नीचे दी गई सूची को मिलाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, इसका नाना साहब का संबंध आपको पता है कानपुर से हो जाएगा, नवाब हमीद अली खां का संबंध आपका दिल्ली से हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा, अवध से, और मनीराम दीवान का संबंध आपका असम से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है हमारा, आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व नाना साहब कानपुर से, नवाब हमीद अली खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, और मनीराम दीवान जो है असम से संबंधित हैं। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो खासी विद्रोह का नेतृत्व जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया था वो तीरथ सिंह ने किया था। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व नक्सलों के राजा तीरथ सिंह ने किया था, और 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सैन्य बल की मदद से दबा दिया था। फिर अगला है हमारा, सूची को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, ग्रंथकार और मूल ग्रंथ दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। पहला है बराहमिहिर। बराहमिहिर का संबंध है आपका बृहद संहिता से। कौन सी लिखी थी, बृहद संहिता। विशाख दत्त की पुस्तक की बात करें तो विशाख दत्त ने जो लिखी थी वो लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, और शूद्रक ने लिखी थी, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम। ठीक है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी थी, और बिल्हड़ की बात करें तो बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित लिखी गई थी। आप इसे देख सकते हैं, बराहमिहिर बृहद संहिता, विशाख दत्त गुप्तकालीन मुद्राराक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और शूद्रक के द्वारा। ठीक है, देवी चंद्रम शूद्रक के द्वारा गुप्त काल से संबंधित है भी, और मृच्छकटिकम संस्कृत में पहली बार शूद्रक ने अपनी रचनाओं का पात्र जो है राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को बनाया था, और बिल्हड़ ने कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ विक्रमांक देव चरित की रचना की थी। किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबूकफुरिया और कतरिया नामक वर्गों में विभाजित किया था? तो वो था आपका इब्न खुर्दादब। ठीक है, इब्न खुर्दादब पहला इसका राइट आंसर रहेगा। इब्न खुर्दादब एक अरबी लेखक था जिसने क्षत्रियों को 2 भागों में विभाजित किया था, सबूकफुरिया तथा कतरिया। और सबूकफुरिया ने के अंतर्गत सत क्षत्रिय थे, जिसमें राजवंश, सामंत और योद्धा वर्ग के लोग आते थे, और कतरिया साधारण क्षत्रिय थे जो कृषि, व्यापार आदि व्यवसायों में संलग्न थे। अगला हमारा, एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। तो एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है वो मिला है ओसनम स्मृति में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, परंतु एक जाति के रूप में कायस्थों का उल्लेख जो है ओसनम स्मृति में मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे 2000 प्रवक्ता चयन परीक्षा 2002 को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।